हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 4th डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसका विकास होता है, कौन कौन सी उसकी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं। तो डेवलपमेंट वर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट के अंदर जो ह्यूमन का जो हम विकास करेंगे, जो डेवलपमेंट करेंगे, उसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम लेके चलते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में भी देखते हो तो इस वहाँ पे भी आपकी टीचर बोलती होगी कि बच्चों का होल डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है या होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। इसके अंदर हमारे सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो आ जाते हैं कि फिज़िकली बच्चा कैसा है, क्या उसकी ग्रोथ सही हो रही है, जिस एज का वो है उस एज पे जैसे हमने क्राइटेरिया बना लिया कि इस एज के बच्चे का इतनी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए, उसके बॉडी के पार्ट्स का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। तो हम उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी देखेंगे कि बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका मोरल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कितनी उसके अंदर मोरालिटी है, कितना वो सोशल है, क्या वो सबके साथ सोशली बिहेव करता है, अपनी चीज़ों को शेयर करता है, वो इमोशनल कैसा है, उसका इमोशनली वो कैसा है। तो ऐसे ही वो एस्थेटिक डेवलपमेंट कैसा है। ऐसे ही काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट है उन सब का जो कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा क्या होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है, अब हम देखते हैं कि आपने देखा कि पहले बच्चा बिल्कुल इन्फेंट होता है, इन्फेंट से वो अलग अलग स्टेजेस में गया, तो हर स्टेज में रीच करने के बाद वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट उसने किया। या हम कहते हैं कि अच्छा बच्चा 2 साल का है, यानी उसको तो अभी तक चलना स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो हर उसकी एक अपनी अपनी स्टेज होती है। तो हम स्पेसिफिक अगर हम इसे कहें तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। तो सबसे पहले उन्होंने बोली हुई है, एक होती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज हम वो कहते हैं जिसके अंदर इन्फेंसी से पहले होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज होती है। प्रीनेटल स्टेज जो होती है हमारी क्या कहते हैं, ये 9 मंथ्स तक होती है, 9 मंथ और 10 डेज़ की। और इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो हमारी जब बच्चा जन्म लेता है उससे 2 साल तक जो होता है वो उसकी इन्फेंसी स्टेज होती है। इन्फेंसी स्टेज के बाद आती है उसकी कि चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है हमारा लेट चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 2 से 2 to 5 ईयर्स बोल सकते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड है, या 2 to 4 ईयर्स बोल सकते हैं। और लेट चाइल्डहुड हम बोलते हैं हम इसके अंदर हमारा जो 7 ईयर्स तक का होता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग स्टेजेस होती है कि फिर एक अडल्सेंस की स्टेज आ जाती है। ठीक है, अडल्सेंस की स्टेज कब तक होगी, तो वो जो टीनेजर बोल देते हैं जिसे हम 11 से 15 तक आ जाएगी। तो ये सारी अलग अलग स्टेजेस, हम हर स्टेज के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म टू टॉम, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, वॉर्म टू टॉम, की जन्म लेने से और मरने तक ये हमेशा हमारा चलता रहता है। तो अब जो डेवलपमेंट होता है उसका भी हमने देखा कि अलग अलग एरिया में उसका हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना है। तो इसमें एक होता है पार्ट ग्रोथ। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जो हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने बोला फ्रूट्स, कि हाँ लिखा मैंने फ्रूट्स नेम लिखो। अब फ्रूट्स नेम क्या होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना। अगर आप एप्पल बोलोगे तब भी क्या है, एप्पल एक फ्रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हमारा हायर टर्म होती है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, और डेवलपमेंट का एक पार्ट क्या होता है, ग्रोथ। तो अब इसके अंदर जैसे आपसे 1 वर्ड में पूछेंगे क्या डेवलप इसमें से बड़ा कौन सा है, तो यानी क्या कहेंगे, डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक स्टेज तक क्या डेवलपमेंट हो रहा है।
यानी ग्रोथ का मतलब है जब हमारे फिजिकल बॉडी में चेंज आना, कि मैं इस टाइम पे मेरी हाइट कितनी है, ठीक है, मेरी क्या कहते हैं मैं चलना सीख रही हूँ, क्या मैं बोल पा रही हूँ, क्या मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को हम नाप सकते हैं, हम सामने देखकर हम किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। और जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर ये ग्रोथ इंक्लूड है, ये तो आएगा ही आएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट, साथ में हम देखेंगे कि बच्चा मोरली कितना है, उसके अंदर सोशलिटी कितनी है, वो एस्थेटिक वे में कितना है, देशभक्ति की भावना कितनी है, हर चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। जब इंसान मरने जा रहा होता है तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो एक स्पेसिफिक एज पे आकर रुक जाती है, कि सिर्फ इतनी एज तक ही आपकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एज जो है वहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट आपका कभी रुकेगा नहीं। आप जितने बड़े होते रहोगे नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तो अब इसके अंदर आ जाते हैं कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हम कहेंगे क्या होता है कि चेंजेस आना। जो चेंजेस क्या होते हैं, खाली नॉट कन्फाइंड टू एनी, खाली एक पर्सन के एक स्पेसिफिक एरिया में चेंज नहीं आते, बल्कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में चेंज आते हैं। ऐसे चेंज आते हैं जिसको हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट का पार्ट है, तो हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा कि अब ये इतने एज का हो गया है, इस बच्चे को टेबल आने चाहिए, इतने एज का हो गया इसको अल्फ़ाबेट आने चाहिए। तो ये क्या हमारे क्राइटेरिया बना रखा है, कि आपने देखा होगा कि जैसे आते हैं कि आपके स्कूल में भी आते होंगे कि रीडिंग टेस्ट लिया, तो क्योंकि एक स्पेसिफिक हमने क्राइटेरिया बना रखा है कि इस एज के बच्चों को रीडिंग आ जानी चाहिए। तो ये क्या है, हमने कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। और एक ये ऑर्डर में भी चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी किसी ने जन्म लिया और वो जन्म लेते ही वो भागना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर में चलता है, इसका एक पैटर्न होता है, हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है और थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ये सारे आते हैं, हमारे बायोलॉजिकल चेंज कैसे हो रहा है, हमारा कोग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हमारा इमोशनल और सोशली हम कैसे हैं, इसमें हर चीज़ जो होगी वो इसके अंदर आएगी, जो हर डेवलपमेंट इसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे फिजिकल में आ गया कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है, आपका ब्रेन कैसा है, आपका हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा अच्छे से, आपके लंग्स का डेवलपमेंट हुआ नहीं। जैसे आप देखा होगा कि कई जो लोग होते हैं उनका क्या कहते हैं, उनके पैर छोटे रह जाते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो ये सब क्या किस वजह से हुआ, कि उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर आ जाता है कि जो लाइफ होती है, अब इसके अगर हम देखें तो जो लाइफ होती है उसके अंदर डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कि लाइफ लॉन्ग मतलब कि ये कंसेप्शन से लेकर डेथ तक ये आपका चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा, एक्सेप्ट फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, आपकी एक स्पेसिफिक स्टेज होगी, लेकिन आप मोरल कितने हो, मान लो आप स्टार्टिंग में आपके अंदर बिल्कुल सोशल नहीं हो, मोरालिटी भी नहीं है आपके अंदर, लेकिन बाद में आपने सीखा, कुछ नया सीखा, लोगों से व्यवहार किया, आप सोशल बन गए, तो आपका वो वाला चीज़ पूरी हो गई। लेकिन आप अगर 20 साल तक हो चुके हो स्पेसिफिक, ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 20 साल तक आपकी हाइट जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप 40 साल के हो गए और आपकी हाइट अब भी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेज बता देता है कि इस एक हमारी क्या है, हमारी एक लिमिट तय कर देता है कि इस लिमिट से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी के अदर डेवलपमेंट होते हैं वो कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गेन और लॉसेस दोनों होते हैं। गेन और लॉसेस कैसे होते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी जस्ट बिगिनिंग हुई है, तो आप
क्या है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, मेंटल डेवलपमेंट, हर चीज़ क्या है, बहुत स्पीड में होगा। लेकिन जैसे ही आप अडल्टहुड में आओगे, ठीक है, आप धीरे धीरे एजिड हो जाओगे, ओल्ड एज में आओगे, तो आपका डेवलपमेंट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी जो आपका साथ देना भी कम कर देगी। तो कुछ कुछ ऐसी स्टेज होती हैं जिस स्टेज में आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, आप गेन करोगे, लेकिन कुछ होगी जहाँ पे आप लॉस करोगे। तो अब ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और यहाँ पे इसके अंदर इंटरवोवन, मतलब इंटरवोवन का मतलब कि बाकी के सारी चीज़ें, मेंटल हो, सोशल हो, एस्थेटिक हो, मोरल हो, फिज़िकल हो, मोटर डेवलपमेंट हो, सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। अब ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल कैसे होता है? मल्टी डायरेक्शनल का मतलब ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मेरे हार्ट का डेवलपमेंट होगा और बाकी मेरे लेग्स का और आइज़ का, हर किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, हर रोज़ अलग अलग डायरेक्शन में हर चीज़ का डेवलपमेंट हमारा होगा। तो अब इसमें जैसे अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाईली प्लास्टिक होता है। हाईली प्लास्टिक का मतलब होता है कि विद इन द पर्सन, कि हाईली प्लास्टिक है कि इसके अंदर जो इंसान होता है वो नई नई स्किल्स और एबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, उसे गेन कर सकता है। अभी मान लो कि मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती, या मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, या मुझे रीडिंग नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे सीख नहीं सकती। अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं अपनी रीडिंग भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं कुछ नया सीख सकती हूँ। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा हाईली प्लास्टिक होता है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो हिस्टोरिकल कंडीशंस भी उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। हिस्टोरिकल कंडीशन जैसे अगर आप आज के टाइम पे देखो और अपने टाइम पे देखो कि आप जब छोटे थे तो आपको फ़ोन चलाना नहीं आता था, लेकिन आजकल 2-2 साल के बच्चे जो हो रहे हैं वो फ़ोन में एक्सपर्ट हैं। तो ये क्या है, हमारा हिस्टोरिकल कंडीशन जो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो सारे हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर आज से हम 200 साल पहले चले जाएं, 300 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम पे कास्टिज़म कितना ज़्यादा था। कास्टिज़म तो रिलीजनिज्म भी था, कास्टिज़म भी था, लोग को मारते थे, साथ नहीं बिठाते थे। तो उन लोगों उस टाइम पे डेवलपमेंट और लोगों की मेंटेलिटी, जो सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट उसी टाइप का होता था। लेकिन आज आप देखोगे तो आज काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये सब क्या होता है, जैसा आपका पीरियड चल रहा होता है वैसा आपका डेवलपमेंट होगा और इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। आज से अगले नेक्स्ट ईयर ही आप देखोगे तो उसमें भी चेंज आ जाएंगे। जैसे फ़ोन होता है, रोज़ नया फ़ोन आता है, तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है। अब इसमें आ जाता है डेवलपमेंट जो होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स जो होते हैं कंसर्न होते हैं। डिसिप्लिन्स मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट की हम इसके अंदर है स्टडी भी करते हैं, कि कोई जो जैसे एंथ्रोपोलॉजी का करेगा, कोई सोशोलॉजी का पार्ट है तो सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेगा, किसी को ह्यूमन का बिहेवियर चेक करना है कि बिहेवियर कैसा है तो वो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेगा। तो हर चीज़ के बारे में अलग अलग इसके डिपार्टमेंट बटे होते हैं, कि कोई कहेगा कि मुझे ये देखना है कि पहले लोग कैसा बिहेव करते थे, अब कैसा कर रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हम इसे बांट सकते हैं। तो ये भी इसका एक फीचर होता है। अब है कि इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स होते हैं और जो एक्ट्स होते हैं वो भी हमारे इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, एक तो मेरा फिज़िकल डेवलपमेंट भी है, साथ में मेरा कल्चरल डेवलपमेंट, कि मैं अब इंडिया में रहती हूँ, यहाँ का कल्चर कैसा है, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा डेवलपमेंट होगा। लेकिन यही मैं अगर फ़ॉरेन कंट्री में चली जाऊँ, फ़ॉरेन कंट्री में अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में गई तो मेरा डेवलपमेंट उस वे में होगा, वो उनकी संस्कृति और कल्चर है। लेकिन यहीं अगर मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में चली गई तो मेरा डेवलपमेंट उस वे में होगा। तो हमारा कल्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हम किस जगह पे रह रहे हैं वो भी मैटर करता है। अगर मान लो मैं फ्लैट सरफेस पे रह रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे आपको कोई
परेशानियां नहीं होती। लेकिन यहीं अगर आप पहाड़ों पे रहने लग जाओगे तो आपका डेवलपमेंट उस वे में होगा, वहाँ के लोग हैं वो उनको सीख जाएंगे वो जल्दी से कि पहाड़ कैसे चढ़ते हैं उतरते हैं। लेकिन आप एक दिन के लिए वहाँ घूमने जाओगे तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन वहाँ पे वो उन लोगों के रोज़ का काम होता है। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, और डेवलपमेंट का जो पार्ट होती है एक हिस्सा वो होती है ग्रोथ। और ग्रोथ रिलेटेड होती है हमारे ज़्यादातर फिजिकल डेवलपमेंट से, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या अदर डेवलपमेंट भी इसमें आएंगे तो हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। अब एक दिया हुआ है इसके अंदर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है, या मैच्योरिटी हम किसे कहेंगे? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली जाती है, एक ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है यार? ब्लूप्रिंट का मतलब है कि हम एक पूरा क्राइटेरिया बना लेते हैं कि जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो मैडम क्या करती है, ब्लूप्रिंट बना लेती है कि 3 क्वेश्चन जो देने हैं वो 1 वर्ड वाले देने हैं, 2 क्वेश्चन क्या देने हैं, क्या कहते हैं, लाइंस वाले देने हैं, 30 वर्ड्स में इसमें क्या आंसर लिखो। तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है कि कैसे क्या होगा। तो ऐसे ही मैच्योरिटी में हमने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है कि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही लोगों का बिहेवियर होगा, जिससे हमें आसानी मिलती है मेजरमेंट करने में। अब ब्लूप्रिंट है, बना लिया कि ब्लूप्रिंट में हमने देखा कि 2 साल तक का जो 2 साल का बच्चा है उसको चलना आ जाना चाहिए। ये क्या किया मैंने, ब्लूप्रिंट बना लिया। 5 साल तक के बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरा हो जाना चाहिए, उसे लैंग्वेज बोलना आ जाना चाहिए अच्छे से। अब मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया कि 9 साल तक के बच्चों को बिल्कुल रीडिंग भी आ जानी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो सारा। तो ये क्या, मैंने एक ब्लूप्रिंट तय कर लिया। तो ये क्या होता है, हमारी मैच्योरिटी बताता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी हुआ और अभी वो बोलना स्टार्ट कर देगा बेबी, ऐसा नहीं होता। और हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी स्पीसीज में स्पेसिफिक चेंज आना। आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन है, पहले हम इसका संबंध किससे बताते हैं, हमारा क्या होमोसैपियंस कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम, और बताते हैं कि इसका जो संबंध है पहले बंदरों से था, ठीक है। लेकिन इतने सालों में, इतने हजारों वर्षों बाद ये चेंज आए कि उसका ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। या आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो लोग होते थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि जो लोगों की हाइट एक एवरेज पे रह गई है, और अब एवरेज के बाद आप देखोगे बहुत छोटे हो गए हैं। तो ये क्या है, ये पूरा जब पूरे के पूरे स्पेसीज में, पूरी की पूरी जनजाति में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो वो क्या होता है हमारा और ये चेंज क्यों आता है, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ हुआ, थर्ड में, ऐसे कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहता है। तो इससे हमारा एक इवोल्यूशन हो जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, होमोसैपियंस की। पहले आपने साइंस में पढ़ा होगा कि लोग कैसे होते थे, ठीक है, धीरे धीरे, और आज के पीरियड में देखो कि इंसानों की बॉडी की शेप कैसी है और पहले कैसी होती थी। तो ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है। अब हमारा कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट कम होता है, किसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, तो इसमें होता है, सबसे ज़रूरी होता है इसके अंदर हमारा जेनेटिक फैक्टर जो होता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने दिए हैं, जो हमारे, तो वो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रोल क्या होता है, जीन्स का भी होता है कि आपका जेनेटिक ट्रांसमिशन कैसे हुआ है। और जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हर इंसान के जो होते हैं बॉडी में 80,000 और मोर जीन्स होते हैं, कि 80,000 प्लस जीन्स होते हैं। लेकिन वो पूरे के पूरे जीन्स जो होते हैं कि जो हमारी क्या कहते हैं, हमारी हेरिडिटी ने हमें दिया
है। जीन्स किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, ये हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने हमें दिए हैं, वो होते हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर। अब इस जेनेटिक फैक्टर में हमारे 80,000 प्लस जीन्स है, लेकिन एक इंसान के अंदर आप वो सारे के सारे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो अब इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक तो है हमारा जीनोटाइप और एक है हमारा फोनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है जो आपके एक्चुअल के जीन्स आपके जेनेटिक या हेरिडिटी से आपको मिले हैं, वो आता है आपका जीनोटाइप जो आपकी बॉडी में है। और फोनोटाइप होता है उनमें से जो सामने वाले लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको देखकर, जो आपके शो हो पा रहे हैं, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में हम देख पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा फोनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मतलब है कि सारे के सारे, लेकिन फोनोटाइप का मतलब है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फोनोटाइप क्या होता है, फोनोटाइप में एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि आपका फिजिकल ट्रेट, कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपकी आइज़ कितनी है, ये सब किस पे डिपेंड करता है आपका, ये सारे हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, हमारे फोर फादर्स पेरेंट्स इस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, हम सामने से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये जीनोटाइप में से ही जो हमने चीज़ ऑब्जर्व कर ली वो होता है हमारा फोनोटाइप। तो हम कह सकते हैं जीनोटाइप, आप ये देखो, ये बड़े वाला सर्कल क्या है, जीनोटाइप, और इसी का एक छोटा सा पार्ट है फोनोटाइप, यानी जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो हमारा फोनोटाइप है। कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने क्रिएटिव हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, जो जो चीज़ें आपको आपकी हेरिडिटी से मिली है। तो अब जो इंसान होता है, जो जीन्स होते हैं हमारे, हेरिडिटी होती है, वो एक ब्लूप्रिंट सेट कर देती है कि अभी मैंने आपको ब्लूप्रिंट का मतलब बताया था, तो ब्लूप्रिंट एक सेट कर देती है कि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, एक इंसान का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जैसे मान लो कि मैंने जो जीन्स होते हैं, हमारी हेरिडिटी होती है, उसने एक लिमिट तय कर दी कि ये एक पोल है, ठीक है, एक खंबा है, मान लो इसकी लेंथ इतनी ही है आपका, यानी कि इसी के अंडर आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। वो पूरी की पूरा का पूरा भी हो सकता है जेनेटिक की वजह से, वो आपका थोड़ा भी हो सकता है, वो यहाँ तक हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन इस पोल को पार करके नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर जितना आप बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, फुल पानी उसमें भर दो, या इतना भरो, लेकिन आप उस गिलास की जो क्वांटिटी है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो आप पानी नहीं भर सकते ना उसमें। तो ये क्या है, एक लिमिट तय कर दी है। तो यही हमारे जीन्स होते हैं, वो हमारे एक लिमिट तय कर देते हैं कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। और इसका भी आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, ये जो यूटिलाइजेशन के लिए जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, वो हमें मदद करता है। तो जैसे कि मान लो ये अगर मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, अब ये हमारे मान लो जीन्स है, ठीक है, अब इस ग्लास के अंदर मैं पूरा गिलास पानी पी रही हूँ, या मैं आधा गिलास पी रही हूँ, उससे कम पी रही हूँ, या मैं इस गिलास के अंदर पानी की जगह जूस पी रही हूँ, ये सब क्या है, मेरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसने क्या सेट कर दिया, जीन्स ने सेट कर दिया कि ये यहाँ तक आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं गालियाँ देनी सीख रही हूँ, या मैं कोई अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ, तो ये सब एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो किसी भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंसान का डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा। इंसान का डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। जो हमारी हेरिडिटी यानी कि जीन्स और मल्टीप्लाई बाय हमारा एनवायरनमेंट, कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये हमेशा एक दूसरे का प्रोडक्ट होता है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही हमारा जो है डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। हेरिडिटी एंड मल्टीप्लाई बाय
या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट, या प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। अगर क्वेश्चन में गलती से सम लिखा आ जाए तो आप उसको क्रॉस कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये सम नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, सम का मतलब अगर सम है तो आप ये मान लो ये एक गिलास है। अब सम का मतलब तो ये हो गया ना, अगर कि इस गिलास से भी ज़्यादा बाहर जाए पानी, ऐसा तो होगा नहीं, जितनी लिमिट है उतना ही होगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इसका प्रोडक्ट है। तो अब इसमें ये आ जाता है जीन्स। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, मान लो आपकी आवाज़ अच्छी है, और आप लेकिन रोज़ रियाज कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत पैसे लगा रहे हो, हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिख रही। आपने अपना 100% कोशिश कर ली है, वो क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जो आपके जो जेनेटिक है, जो आपकी हेरिडिटी है, उसने एक लिमिट तय कर दी है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो अब दो सिंगर होते हैं, एक सिंगर अपनी पूरी मेहनत करता है, उसकी जेनेटिक ने उसको सिर्फ इतना सा सिंगर का कि उसकी आवाज़ के बारे में बताया है कि आप सिर्फ इतना मैक्सिमम कर सकते हो। वहीं दूसरा इंसान है, उसकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी है, या वो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रहा है, क्योंकि उसके जो जीन्स है, उसकी हेरिडिटी ने उसको वो चीज़ ज़्यादा दी है। तो वो उसका जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है तो आपसे ज़्यादा क्यों जा पा रहा है, क्योंकि वो उसकी जेनेटिक ने उसको ज़्यादा दिया है, और वो अपने एनवायरनमेंट का, अपने वातावरण का भी उसने अच्छा यूज़ किया, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। या आप देख लो, आपने क्लास में दो बच्चे देखे होंगे, ठीक है, या दो भाई हैं, दोनों के दोनों क्या है, दो भाइयों में भी हो सकता है दोनों का सेम तो लेवल रहेगा नहीं। अब एक दोनों बराबर पढ़ते हैं, या दो दोस्त देख लो, दोनों बराबर पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन दोनों इक्वल मेहनत करते हैं, लेकिन एक के नंबर कम आते हैं और एक के नंबर ज़्यादा आते हैं। वो क्यों आते हैं, और दोनों ने एनवायरनमेंट भी पूरा सिमिलर रखा, सब कुछ सिमिलर है, उनकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, उनका मेंटल कंसंट्रेशन भी उसी पे है, हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ सिमिलर है, उन्होंने अपना ध्यान भी पूरा वहीं फोकस कर रखा है। फिर भी एक के ज़्यादा आए और एक के बहुत कम आए। वो क्यों आया अपना 100% देने के बाद भी, क्योंकि उनकी जीन्स ने एक लिमिट तय कर दी कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो। तो ये होता है हमारा, तो क्वेश्चन आएगा तो इस पे क्या आता है कि जो जेनेटिक होती है या हेरिडिटी होती है, हमारी एक लिमिट तय कर देती है, और उस लिमिट को पार करके हम आगे नहीं जा सकते। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है, एक सैंड्रा और स्कार थे। सैंड्रा स्कार 1992 में उन्होंने बोला कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जैसा जेनेटिक होता है, जैसी उनकी हेरिडिटी होती है, वो वैसा ही वातावरण अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। मान लो कि आपके पेरेंट्स का जो जेनेटिक है उसमें पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं आपके, और एजुकेशन उन्होंने अच्छी ली है, तो वो वैसा ही वातावरण अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो भी एक अच्छे रीडर हैं तो अपने बच्चों को क्या है, अच्छी अच्छी बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो इन्होंने बोला कि जैसे पेरेंट्स का जेनेटिक होता है वो वैसी ही चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वैसा ही वो वातावरण उनके सामने क्रिएट करते हैं। अब मान लो कि कोई सिंगर है, ठीक है, उसके पेरेंट्स सिंगर हैं, क्योंकि सिंगर क्यों है वो, कि उनने प्रैक्टिस तो करी, लेकिन गॉड भगवान ने भी तो उसे आवाज़ दी, जब भी तो प्रैक्टिस करके उसकी निखरी, वो तो जेनेटिक था उसका, तो वही चीज़ें वो अपना प्रोवाइड करा रहा है अपने बच्चों को भी। तो क्या है कि जो जैसे पेरेंट्स होते हैं उनकी जैसी हेरिडिटी होती है, वो वैसा एनवायरनमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई गुंडा है तो वो उसी टाइप का प्रोवाइड करा रहा है, कोई क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट है तो वो वैसा करा रहा है। तो ये किसका कहना था, ये सैंड्रा और स्कार का कहना था। साथ में उन्होंने ये भी बोला ये तो पेरेंट्स ने, टीचर्स ने प्रोवाइड कराया, लेकिन जो बच्चे होते हैं इसके अलावा बच्चे भी अपना एनवायरनमेंट खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी क्यों चूज़ करते हैं अपना एनवायरनमेंट खुद,
क्योंकि उनकी भी एक जीनोटाइप है, ठीक है, सेम टू सेम उनके पेरेंट्स जैसी जेनेटिक जीनोटाइप उनकी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे भी अपना चूज़ करते हैं, अपनी मर्जी से अपने दोस्त बनाते हैं, ठीक है, अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो जेनेटिक है, जो जीनोटाइप है, उनको बोल रहा है कि ये इंसान अच्छा है या इससे आपका मेंटल कनेक्शन अच्छा हो रहा है, तो आप इससे दोस्ती करो। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें पेरेंट्स कराते हैं और कुछ चीज़ें बच्चे खुद से करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा वातावरण है वो वातावरण भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस आर कॉम्प्लेक्स। वातावरण का इन्फ्लुएंस भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हमने पीछे देखा था जिसमें लिखा था कि जीन्स क्या होते हैं हमारा यहाँ की कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ऐसे ही इन्होंने बोला जो वातावरण होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ कि पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराया कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक्स दे दी, या किसी ने कहा चोरी करना सिखाया, और साथ में जो मेरे जीनोटाइप ने कहा और उससे मैंने अपना एनवायरनमेंट में जो सीखा वो भी है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। तो ये किसने बोला, सैंड्रा और स्कार ने। अब आ जाता है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि ब्रोनफेन-ब्रनर्स जो ब्रोनफेन-ब्रनर्स थे, उन्होंने एक कॉन्टेक्सचुअल व्यू दिया डेवलपमेंट के बारे में। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, कि डेवलपमेंट कभी भी किसी का, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, वहाँ पे हवा भी नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारा वैक्यूम होता है। कि उन्होंने बोला ब्रोनफेन-ब्रनर्स ने कि जो डेवलपमेंट होगा कभी भी वैक्यूम जगह पर नहीं होगा। किसी का डेवलपमेंट होने के लिए हमें एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहना होता है। तो उन्होंने क्या बताया, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया कि जिसकी वजह से किसी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इसमें आ जाता है जो ब्रोनफेन-ब्रनर्स ने एक व्यू दिया, उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट का रोल बताया। उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एक इंसान का डेवलपमेंट होता है। मान लो कि आप हो और आपके जेनेटिक ने आपको कुछ भी दिया हो, लेकिन आपको एक कमरे में बंद करके सालों तक रख दें, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है, कि रिलेशन कैसे होते हैं, कौन मेरा क्या लगता है, बाहर क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो आपका डेवलपमेंट सारा का सारा रुक जाएगा, चाहे आपका जेनेटिक ने आपको कितना ही दिया हो। तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से कब होगा, जब आप सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाओगे। तो ये क्या है, ब्रोनफेन-ब्रनर्स ने बताया। तो उन्होंने कुछ सिस्टम बताए, उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हम एक, ये इंडिविजुअल है, सबसे मिडल में है एक इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है, आप हो, आपके सबसे पास में कौन है, सबसे पास में होगा मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में मेरे दोस्त हैं, जहाँ मैं रहता हूँ मेरा नेबरहुड है, रिलीजियस सेटिंग है कि मेरा धर्म कौन सा है, मेरी जाति कौन सी है, ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो इंडिविजुअल के जो सबसे क्लोज वाला एनवायरनमेंट होता है वो होता है उसका माइक्रो सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये उसका माइक्रो सिस्टम है जो मेरे बिल्कुल आसपास है, जो हम उस बच्चे के आसपास उसे प्रोवाइड हो रहा है। फिर होता है हमारा मीज़ो सिस्टम। जो मीज़ो सिस्टम होता है वो हमारे माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम में लिंक प्रोवाइड कराता है, इन दोनों में रिलेशनशिप जो बनाता है वो हमारा मीज़ो सिस्टम बनाता है। तो अब एक्सो सिस्टम में आएंगे कि मेरे दोस्त आ गए, मेरे पड़ोसी आ गए, ठीक है, मेरा जहाँ मैं काम करती हूँ वो आ गया, मास मीडिया आ गया कि सोशल मीडिया का मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब जो इन दोनों में लिंक बनाया जिसने, मेरे दोस्तों में। और पीयर्स कौन होते हैं, पीयर्स का मतलब होता है जो मेरे साथ की उम्र के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त और पीयर्स में क्या डिफरेंस है, पीयर्स मतलब मेरे साथ की उम्र के या मेरे क्लासमेट लगा लो, मेरी उम्र के लोग। लेकिन दोस्त होते हैं, दोस्त हम किसी भी एज के बना सकते हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन बन जाए वही हमारे दोस्त बन जाते हैं, जिसमें एज डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन पीयर होते हैं जो हमारे सेम एज के साथ वाले होते हैं बिल्कुल।
तो जो इन दोनों में माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम में जो हमारा लिंक बनाता है वो हमारा मीजो सिस्टम होता है। अब एक्सो सिस्टम के बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, हमारा लार्जर कॉन्सेप्ट होता है। तो मैक्रो सिस्टम में आ जाते हैं हमारी आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, हमारे विश्वास क्या है, हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक लार्जर कॉन्सेप्ट में होती है। जैसे मान लो आप यहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपकी एक सोसाइटी, आपका पीयर ग्रुप है, आपके पड़ोसी हैं। उसके बाहर क्या है, आप गए खाली नेबरहुड है, नेबरहुड से बाहर निकलोगे, आप नेबर्स से जो आपके उनसे संबंध बना रहे हो, आपके दोस्त बन रहे हैं, आपका मास मीडिया है, आप कहीं काम करने जा रहे हो। फिर आप उससे बॉर्डर पे जाओगे तो इंडिया का क्या है, एक कल्चर है, उनके विश्वास है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी मेंटालिटी, उनकी ट्रेडिशन है। तो ये क्या हो जाता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा माइक्रो सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये बच्चे के किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में उसको मदद करता है। और सबसे नीचे जो क्रोनो सिस्टम होता है, क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है टाइम, कि हर टाइम में आप देखते हो कि जो आपके पेरेंट्स थे या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आपको कहानियाँ सुनाते होंगे कि हमारे टाइम में हम इतने रुपए की चीज़ खाते थे, एक ऐसे ऐसी हमारी करेंसी होती थी। लेकिन अब के टाइम में आप देखोगे तो वो क्या है, हमारा अलग है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि हमारा जो है टाइम क्रोनो सिस्टम की वजह से, कि समय हमारा बदलता है तो लोग भी बदलते हैं। तो यही हमारा ये कॉन्टेक्सचुअल व्यू है, ब्रोन फन बर्नर्स का कॉन्टेक्सचुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं, अब हमारा है दुर्गानंद सिन्हा। तो दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में एक इकोलॉजिकल मॉडल बताया डेवलपमेंट का। किस चीज़ के डेवलपमेंट का, कि जो हमारे इंडियन बच्चे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं, जो हमारे इंडिविजुअल है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ब्रोन फन बर्नर्स ने कल्चरल व्यू को लेके बताया, कल्चरल और सोशियो को लेकर। स्कैंड्रा और स्कार ने क्या बताया था, हमारे स्कैंड्रा और स्कार ने बताया था कि हमारी हेरिडिटी, या जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसे उनके जीन से वैसा एनवायरनमेंट वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और खुद से बच्चे भी कुछ एनवायरनमेंट देख रहे हैं। अब दुर्गानंद सिन्हा ने बोला कि जो इकोलॉजी होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चाइल्ड की, हम उसको दो टर्म्स में, दो लेयर्स में उन्होंने डिवाइड किया। कि उन्होंने दो लेयर्स में बताया कि दो लेयर होती है हमारी इंडियन बच्चों की। एक होती है हमारी अपर लेयर, अपर लेयर को हम बोलते हैं विजिबल लेयर, कि जिसको, जो हमारी शो हो रही है, जिसको हम देख सकते हैं। इस अपर लेयर में आता है हमारा घर आ जाता है, हमारा स्कूल आ जाता है, हमारे पीयर ग्रुप आ जाते हैं, हमारे दोस्त आ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये हमारी विजिबल लेयर या अपर लेयर होती है। और एक होती है हमारी सराउंडिंग लेयर। तो पहले हम अपर लेयर देखते हैं। अपर लेयर में मेरे घर वाले आ गए सारे के सारे। अब मैं कैसे, उन्होंने बोला कि आप कैसे घर में रहते हो वो आपके डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करेगा। क्या आप ओवर क्राउडिंग में रहते हो, क्या आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि कंबाइन फैमिली में रह रहे हो, क्या आप ऐसे घर में रह रहे हो जिसके अंदर स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पर, तो घर आपका कैसा है वो आपके जो है डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपकी फैमिली में स्पेस कितना है, या आप कंबाइन फैमिली में रह रहे हो, कैसी ये आपका घर कितना है। जैसे कोई झोपड़ी में रह रहा होता है, ठीक है, एक एक कमरे में इतने सारे लोग रहते हैं, उनका डेवलपमेंट उस वे में होगा। कुछ लोग अच्छे घरों में रहते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उनका डेवलपमेंट उस वे में होगा। नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं वो भी मैटर करेगा। अब इसमें है कि नेचर और क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग आपको कैसी मिल रही है, कैसे स्कूल में आप जा रहे हो, वहाँ पे टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है, फैसिलिटीज़ क्या है, बच्चे को एक्सपोजर कितना मिल रहा है, वो कितनी अपनी बातों को सामने रख पा रहा है, या नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप के साथ आप
कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका संबंध कैसा है आपके दोस्तों के साथ, ये सब भी मैटर करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये विजिबल होते हैं। तो ये हमारी क्या है, हमारी अपर लेयर या विजिबल लेयर कहते हैं। अब इसके अंदर ये दीज फैक्टर डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद अनदर। ये इसके अंदर अब जो हमारे ये जो है दूसरे जो फैक्टर हैं वो आ जाता है हमारे सराउंडिंग लेयर में। सराउंडिंग लेयर में ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं करते, लेकिन करते हैं। सराउंडिंग लेयर में आ गया हमारा जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कहाँ गया, अरे एक मिनट, है कि आपका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, आप कहाँ पे रह रहे हो आप, ठीक है। अभी वहाँ पे क्या गार्डन है नहीं है खेलने के लिए, आप प्ले एक्टिविटी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड जगह है या खुला एरिया है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कैसे, क्या वहाँ धर्म के बारे में, कास्ट वगैरह के बारे में कैसे। मान लो आप शहरों में रहते हो तो शहरों में क्या होता है, कास्ट और इन सब के बारे में ज़्यादा लोग मैटर नहीं करते, लेकिन आप गांव में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कास्टिज़म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और अब जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में देखोगे कि गांव का बच्चा खुले एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट उस वे में होगा, शहर का बच्चा वो कंजस्टेड एरिया में रह रहा है उसका डेवलपमेंट उस वे में होगा। आपको जनरल एमिनिटी सुविधाएं कितनी मिल रही है, आपको पीने का पानी कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, एंड एंटरटेनमेंट के साधन कितने हैं, ये सब भी क्या है, ये हमारे सराउंडिंग लेयर में आते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यही उन्होंने बोला दुर्गानंद सिन्हा ने। अब हम बोलते हैं, ओवरव्यू देते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस का, हम व्यू ले लेते हैं। जो स्टेजेस होती हैं हमारी डेवलपमेंट की, उसके अंदर आ जाता है हमारा कि जो स्टेजेस क्या होती है। पहले बात डेवलपमेंट स्टेजेस हमने क्यों बोला इन्हें डेवलपमेंट स्टेजेस, इसलिए बोला क्योंकि हर स्टेज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए एक स्टेज है, उसके बाद वो स्टेज नहीं रहती, हम एक नई स्टेज में पहुंच जाते हैं, या हमने हर स्टेज का एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यूनिकनेस होती है हर स्टेज की, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये एक स्टेज है, ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये एक है। तो हर स्टेज का अपना एक क्राइटेरिया बता दिया और हर स्टेज में एक यूनिकनेस होगी, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। तो वही क्या है हमारा, इसलिए हम इसको डेवलपमेंटल स्टेजेस हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर अब ये आ जाता है, और उसी स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है ना हमसे एक्सपेक्ट करती है, या हम किसी का चेक करते हैं कि ये इंसान कौन सी स्टेज पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो कैसे हमने चेक करते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस बनाई है हम उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग उसका कितना विकास हो रहा है एक इंडिविजुअल का। जो डेवलपमेंट स्टेजेस को हम स्पेसिफिकली 7 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला तो होता है हमारा प्री नेटल स्टेज। जो हमारी प्री नेटल स्टेज होती है वो हमारी होती है 40 वीक से लेकर 40 हफ्तों से लेकर 9 महीने 10 दिन तक, ये हमारी प्री नेटल स्टेज होती है। फिर आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज आती है। इन्फेंसी स्टेज होती है हमारी 0 to 2 साल, बर्थ लेते ही 2 साल तक ये होती है हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है। फिर हमारी आती है चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज, ये स्टेजेस आपको अच्छे से याद करनी है। चाइल्डहुड स्टेज हमारी 2 से 12 साल तक होती है। 2 से 12 साल में अर्ली चाइल्डहुड जो आएगा वो हमारा 2 से 6 साल तक आएगा। ये जर्नल स्टेजेस की बात मैं आपको बता रही हूँ, वरना जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टेजेस के नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है, जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट की जाती है वो यही वाली की जाती हैं। अर्ली स्टेज आएगी हमारी 2 से 6 साल, और लेट चाइल्डहुड आएगा हमारा 6 से 12 साल। और चाइल्डहुड के बाद हमारा आएगा अडल्सेंस। अडल्सेंस होता है हमारा 12 से 18 साल जो होगा हमारा, वो अडल्सेंस का पीरियड होगा।
अडल्सेंस के बाद आएगी हमारी यंग एज। यंग एज होगी हमारी 18 से 35 साल, जो होगी हमारी यंग एज होगी, या जिसको हम अडल्ट भी बोलते हैं। यंग एज को हम क्या बोलते हैं? अडल्टहुड। तो अडल्सेंस और अडल्ट में अंतर होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद होता है हमारा मैच्योरिटी की स्टेज, कि हम मैच्योर हो गए। वो क्या होता है हमारा 35 से 65 साल क्या होगा, मैच्योरिटी आती है। फिर ओल्ड एज आती है हमारी 65 से, ओल्ड एज आएगी हमारी 65 से और मरने तक, डेथ तक, वो होती है हमारी ओल्ड एज। तो ये अलग अलग राइटर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बताई है, लेकिन ये जनरल लेके चलते हैं। तो अब अलग अलग स्टेजेस जो हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस का।